बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपके सामने मुल्क के जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के तज्ज़िये पेश करता हूं, अपनी आइनी और कानूनी राय पेश करता हूं अपने इस प्रोग्राम में करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी। तो आजकल हमारे मुल्क में बड़ी एक अजीबो-गरीब किस्म की कैफियत है कि जब हम अदालतों में जाते हैं तो वहाँ पर आइन और कानून की बात की जाती है। जब हम पार्लियामेंट यानी कि जो हमारी मकन्ना लेजिस्लेचर है उसकी तरफ देखते हैं तो फिर हमें कहीं पर आइन और कानून जो है वो लेटर एंड स्पिरिट यानी कि हकीकी मायनों में नाफिज होता हुआ या अमल करता हुआ नज़र नहीं आता। मसलन पार्लियामेंट या जो भी इलेक्टेड अदारे हैं उनकी जो बुनियाद है वो अवाम होते हैं, क्योंकि जमहूरियत एक ऐसा सिस्टम है जो कि अवाम की राय के मुताबिक चलता है और उसमें तमाम फैसले जो हैं वो अवाम की राय के मुताबिक ही किए जाते हैं। अभी चंद दिन पहले एक इलेक्शन कराची में हुआ जो कि कौमी असम्बली की सीट का था, NA गालबन 240, जिसमें तकरीबन कुछ 6 लाख से ज़्यादा वोट थे, जबकि जो उसमें वोट कास्ट हुए वो तकरीबन 40,000 के करीब थे और जो विनिंग कैंडिडेट है उसने 13,000 से ज़्यादा वोट लिए। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर 6 लाख वोट है तो 40,000 जो है दैट मीन्स के जस्ट ये 10% वोट भी नहीं है। तो देखिए जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट है वो चलती है मेजॉरिटी पे। तो अगर 6 लाख से ज़्यादा वोट है तो इसका मतलब ये है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कम अज़ कम 3 लाख से ज़्यादा यानी कि जो भी रजिस्टर्ड नंबर ऑफ़ वोट्स है उसकी मेजॉरिटी हासिल होनी चाहिए। तो तब हम ये कह सकते हैं कि वो जो इलेक्टेड शख्स है वो अवामी नुमाइंदा है। अब जहाँ पर वोट टोटल कास्ट ही 40-45 हज़ार हुआ है और उसमें जिस शख्स ने 13,000 से कुछ ज़्यादा वोट लिए हैं वो इलेक्टेड है, कम अज़ कम मेरी समझ से ये बाला है कि ये दुनिया की कौन सी जमहूरियत है या ये पॉलिटिकल साइंस की कौन सी डेफिनेशन है जिसके मुताबिक इसको अवाम की नुमाइंदा जमहूरियत कहा जा सकता है। बल्कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये तो अक़लियत की जमहूरियत भी नहीं है, क्योंकि अक़लियत उसको कहते हैं पॉलिटिकल सेंस में कि जहाँ पे देखें कि मेजॉरिटी अगर 51 से कॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो मिनॉरिटी वो होती है जो 49% में आएगी। अब यही लोग चाहे हमारे लोकल बॉडीज़ के इदारे हैं उनमें जाते हैं, उनके मेंबर्स बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, मेयर्स बनते हैं या नाज़म या जो भी डेजिग्नेशन रखे गए हैं। इसी तरह अगर वो सूबाई असम्बली में आएंगे तो वो MPAs यानी कि मेंबर प्रोविंशियल असम्बली और फिर वहीं से वो मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर्स बनेंगे। अगर वो कौमी असम्बली में आएंगे तो फिर वो MNAs कहलाएंगे और उन्हीं से वफाकी वज़ीर और प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जब आ जाती है बात सेनेट की, चूँकि सेनेट का हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो यकीनन उनको MPAs या फिर हमारे MNAs इलेक्ट करते हैं। तो आप उस इलेक्शन की जो हकीकत और असलियत है उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके इलेक्टर्स यानी कि मुंतखब करने वाले लोग इस किस्म के हों जिनके पीछे अवाम की ताईद और हमायत हासिल ना हो। देखिए ये तो एक आस्पेक्ट है। अब हम आ जाते हैं दूसरे आस्पेक्ट में। जमहूरियत एक इंतहाई ताकतवर निज़ाम होता है। वो इसलिए ताकतवर निज़ाम होता है चूँकि इसके पीछे डायरेक्टली अवाम की पावर होती है। सूबाई असम्बली है, कौमी असम्बली है या कोई बल्दियाती अदारा है तो उसको जो शख्स भी लीड कर रहा होता है वो बड़े फ़ख्र के साथ कह रहा होता है कि मैं अपने हल्के, मैं अपने सूबे या मैं
अपने मुल्क का नुमाइंदा हूँ। लेकिन हमारे मुल्क में जिस किस्म की नुमाइंदगी है उसकी मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ, और यही वजह है कि ये जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं और फिर जो जमहूरी निज़ाम है इस पर अवाम को एतमाद नहीं होता। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि अगर 6 लाख से ज़्यादा वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी में 40,000 वोट पड़ते हैं, तो अगर हमारे मुल्क में सही जमहूरियत होती तो उसके मुताबिक ये रिसर्च की जाती कि वो कौन से फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए पोलिंग स्टेशंस तक नहीं आते। अब आ जाते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत फंक्शन कैसे कर रही है। देखें कि जमहूरी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जमहूरियत में एक इलेक्टेड शख्स होता है, उसे अवामी तायद हासिल होती है, वो बहुत ताकतवर होता है उस वक्त तक जब तक उसे अवामी तायद हासिल रहती है। लेकिन जब उसे अवामी तायद हासिल नहीं होती तो फिर वो एक जो है वो बग़ैर पावर के, यानी कि ऐसे शख्स को पता होता है कि जब वो अवाम में जाएगा तो वो फिर दोबारा मुंतखब नहीं हो सकेगा। तो ऐसा शख्स जो है वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने, हीले या फिर ज़राए तलाश करता है जिनकी मदद से वो इक़्तिदार में रह सके। आजकल बल्कि हमारे मुल्क की तो ये सियासी तारीख़ है कि उसमें हमारे जो सियासतदान हैं, चूँकि उनके पीछे हकीकी मानों में अवामी तायद नहीं होती, तो इसलिए वो दूसरे जो ज़राए हैं उनसे मदद हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो उनमें जो सबसे ज़्यादा या सबसे पहले जिसकी तायद और हमायत हासिल करने की कोशिश की जाती है, हमारे मीडिया में और मुख्तलिफ़ ज़राए में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इस्टेब्लिशमेंट है। मैं तो इस्टेब्लिशमेंट को अगर उसके डिक्शनरी मीनिंग में देखूं या फिर उसके पॉलिटिकल मीनिंग में देखूं तो इस्टेब्लिशमेंट तो एक इंतज़ामिया होती है। तो अगर इसको इसी सेंस में ले लिया जाए तो फिर अगर जो इल्ज़ाम हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट से लगाया जाता है या जो मुराद ली जाती है वो फ़ौज ली जाती है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़ौज इनडायरेक्टली ये जो इदारे हैं और सियासतदान हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर ये किस किस्म की जमहूरियत है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि फ़ौज यकीनन एक इंतहाई काबिल कदर इदारा है। किसी भी मुल्क की जो सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और डिफेंस है वो फ़ौज के हाथों में होता है। और तमाम रियासतें और ख़ास तौर पर वो रियासतें जैसे कि पाकिस्तान है जिनको किसी किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट होती है, वो अपनी फ़ौज पर बहुत ज़्यादा वसाइल ख़र्च करते हैं। बस आप अमेरिका को देख लें तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो अपनी फ़ौज पे ख़र्च करता है, चूँकि अमेरिका या अमेरिकन्स ये समझते हैं कि उनको पूरी दुनिया में से जहाँ पर भी उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट आएगी वो वहाँ पर जाकर उसका मुकाबला करेंगे। अभी इमर्जिंग स्टेट्स में आप देखें तो वो चाइना है, इससे पहले सेकंड सुपर पावर जो है वो रशिया थी, और रशिया जो है अगरचे उसने अपना जो सिस्टम है वो अमेरिका की तरह पूरी दुनिया में नहीं फैलाया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसका जो डिफेंस इंस्टॉलेशन थी या डिफेंस इंडस्ट्री थी और डिफेंस फोर्सेस थी वो बहुत बड़ी थी। तो मकसद ये है कि फ़ौज का ताकतवर होना किसी भी रियासत की ताकत की अलामत है और उसकी नेशनल सिक्योरिटी की ज़ामन है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह हमारे मुल्क में ये इल्ज़ाम दही की जा रही है कि ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो एजेंसियां या फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस चला रही हैं। मेरे ख़्याल में ये रवैया ठीक नहीं है। सियासतदानों को अपना जो घर है उसको ठीक करना चाहिए। जब वो ख़ुद ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अपने मामलात को आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे तो फिर यकीनन किसी इदारे को उनके मामलात में मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं होगी
और ना ही सियासतदानों को किसी इदारा जो है उसकी मदद की ज़रूरत होगी। तो यकीनन देखें, फ़ौज हमारी नेशनल सिक्योरिटी की ज़ामन है और नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ जितने फ़ैसले हैं वो सियासतदानों यानी कि हमारी जो वफाकी कबीना है और प्राइम मिनिस्टर ने करने हैं। तो वो देखें कि जब कभी भी फ़ौज को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कभी ज़लज़ला आता है, कभी आप देखें कि फ्लड आता है या और किसी किस्म की एमरजेंसी होती है, तो हमारे आइन में इस किस्म की पावर मौजूद है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जब चाहे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनको अपनी मदद के लिए तलब कर सकती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस का असल कंट्रोल है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना के पास मौजूद है। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम लगाने की सियासत है इसको ख़त्म होना चाहिए और हमारा अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करे और सियासी जमातें जो हैं उनके लिए माकूल किस्म का ज़ाब्ता अखलाक बनाए और उनके इलेक्शंस को रेगुलेट करे। ये जो सियासी जमातें एक ख़ानदानी जमातें बन चुकी हुई हैं, इस चीज़ को ख़त्म करे। हमारे मुल्क में कोई ऐसा लॉ ही नहीं है जो सियासतदानों के इलेक्शन यानी कि सियासी जमातों के इलेक्शन को रेगुलेट कर सके। मैं ये जानता हूँ कि अगर एक छोटी से छोटी ट्रेड यूनियन भी है तो उसका भी इलेक्शन जो है उसको नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन या सूबाई सतह पर जो भी इदारे मौजूद हैं वो रेगुलेट करते हैं और उनकी निगरानी में होता है। लेकिन हमारी सियासी जमातें ऐसे इदारे हैं कि जिनके इलेक्शन को कोई रेगुलेट नहीं करता और तमाम की तमाम सियासी जमातें जाली इलेक्शन करवा के यानी कि पहले नंबर पे उनकी मेंबरशिप डिटरमिन नहीं होती कि कौन लोग पार्टी का सदर, नायब सदर या बाकी ओहदों को मुंतखब कर रहे हैं और एक फेक किस्म का रिज़ल्ट बना के इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन कभी ये नहीं देखता कि ये जो सदर है ये कितने सालों से सदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी सियासी पार्टी में एक शख्स सदर या जो भी उसका टॉप का ओहदेदार है वो कई सालों से आ रहा है तो उस सियासी जमात की जो सियासी अफादियत है वो ख़त्म हो चुकी है और उसमें अवाम की दिलचस्पी नहीं है। तो फिर ऐसी सियासी जमात को सियासी जमात कहलाने का कोई हक हासिल नहीं है। तो इस तरह एज ए होल अगर तो बात इस कॉन्स्टिट्यूशन की है तो कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि दस्तूरों में शामिल है। अगर इस पर अमल दरामद की बात की जाए तो ना तो इस पर सियासतदान अमल दरामद कर रहे हैं और ना ही हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है या जो भी हमारी सिविल सर्विस या बाकी दूसरे अदारे हैं वो भी इस पर अमल नहीं कर रहे। तो इस तरह हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम सिर्फ इस वजह से जमहूरी कहला रहा है जी चूँकि एक इलेक्शन होते हैं, हमारे पास सूबाई असम्बलियाँ हैं और हमारे पास कौमी असम्बली और सेनेट है। तो मेरे ख़्याल में ये किसी भी जमहूरियत के लिए टेस्ट नहीं है। जमहूरियत दरअसल उस निज़ाम का नाम है जिसके तमाम मामलात और जिसमें तमाम इख्तियारात अवाम और उनके सही मानों में मेजॉरिटी से इलेक्टेड लोग जो है करते हैं। हमारे अगर सारे इलेक्शंस का जायज़ा लिया जाए तो मेरे ख़्याल में शायद कोई एक आधा इलेक्शन होगा कि जिसमें 50% से ज़्यादा वोट पोल हुए हों। तो मेरे ख़्याल में जिस मुल्क में ये जो मेजॉरिटी को डिटरमिन करने का ये पैमाना हो उस मुल्क के सियासी निज़ाम को आप जमहूरी नहीं कह सकते, क्योंकि जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जो मेजॉरिटी से चलता है और मेजॉरिटी से मुराद होती है जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स यानी कि वोट्स हैं उनकी मेजॉरिटी यानी कि उनका 51%। तो इस तरह जनाब हमारे मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है। हमारे मुल्क में आइन पर कोई लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद नहीं हो रहा। ये सिर्फ अपने अवाम को धोखा देने के लिए
और पूरी दुनिया को धोखा देने के लिए ये कहा जाता है कि हमारे पास एक आइन है और हमारे पास एक जमहूरियत है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं साथ साथ हमारी जो जमहूरी सियासी जमातें हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने निज़ाम को जमहूरी बनाएं और अपने इलेक्शन के सिस्टम को ठीक करें। और साथ साथ मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि NIRC एक बिल्कुल छोटा सा इदारा है, उसने छोटी छोटी ट्रेड यूनियन जिसके 500-600 मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन को भी रेगुलेट करने का एक माकूल तरीका बनाया हुआ है और कंडीशंस बनाई हुई हैं। तो हमारी सियासी जमातें जो हैं इनके इलेक्शन को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने का ज़ाब्ते बनाए। और साथ साथ ये जो सियासी जमातें एक कारोबार और एक मलकियत बन चुकी हैं, ये ट्रेंड भी ख़त्म होना चाहिए ताकि अवाम सियासी जमातों में शामिल हों, उनके कारकुन बने और उनको ये पता हो कि आज मैं अगर कारकुन हूँ तो कल मैं इस सियासी जमात का टॉप का जो लीडर है यानी कि ओहदेदार है वो भी बन सकूँगा। तो यकीनन आज मेरी बातें जो है ये बहुत से लोगों को नागवार गुजरेंगी, लेकिन ये ऐसी हकीकतें हैं कि अगर इन हकीकतों को नज़रअंदाज किया गया तो फिर हमारे मुल्क में कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। क्योंकि जब कोई भी सिस्टम, गवर्नेंस का सिस्टम अवाम का नुमाइंदा नहीं होता तो फिर किसी वक्त भी अवाम ऐसे सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत कर सकते हैं और किसी नए सिस्टम का मुतालबा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए आने वाले प्रोग्राम्स जो हैं उनके अलर्ट मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।